इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार की आर्थिक रफ्तार तेज बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में राज्य विकास दर 13% के पार पहुंच गई है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, जो बिहार की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 13.09% रही है, जबकि स्थिर मूल्य पर यह 8.64% दर्ज की गई है। इसकी अवधि में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 76,490 रुपये और स्थिर मूल्य पर 40,973 रुपये रही है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 17वीं बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कुल 5,088 करोड़ रुपए की योजनाओं की अनुशंसा की है। इसके मुकाबले 3,633 करोड़ रुपए खर्च कर 72,206 योजनाएं पूरी की जा चुके हैं, जबकि 17,621 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह दिवंगत पत्रकार विवेक अस्थाना के परिवार को आर्थिक संबल दिया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय अस्थाना की पत्नी और दोनों बच्चों को विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा और उन्हें आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ हैं। बता दें कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के आजीवन सदस्य पत्रकार रंगकर्मी विवेक अस्थाना का 5 जनवरी को हृदयाघात से निधन हो गया था। परिवार की सहायता के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की तरफ से बुधवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया था, जिस पर सीएम योगी ने तुरंत संवेदना दिखाई और 19 घंटे के भीतर परिवार को आर्थिक सहायता मिल गई। दिवंगत पत्रकार के परिजनों को सीएम योगी ने 5 लाख रुपए का चेक सौंपा और आर्थिक सहायता दी। 19 घंटे के भीतर ही सीएम ने उनको सहायता प्रदान की। 5 लाख की सहायता राशि सीएम की तरफ से दी गई। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहली बार काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को पार्टी धरातल तक पहुंचाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग की है और यह समय समय पर होती रही है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के सवाल पर बोले कि जहां कमी थी उसे दूर किया गया है। बजट पर उन्होंने कहा कि इस बार भी आम जनता के हितों का बजट होगा। पीडीए के मुद्दे पर सपा को भ्रमित बताते हुए कहा कि बीजेपी सर्व समाज के साथ चलने वाली पार्टी है और उसका कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला काशी दौरा ये पंकज चौधरी का हुआ है। महादेव की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला उन्होंने, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा है। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक जरूरत उसको होती थी उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, और लगातार उस पर काम करते हुए, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब चीजों पे आम जन को कहीं ना कहीं फोकस करके काम करने का शुरू किया।
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप मामले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। कोडिक कफ सिरप प्रकरण के एसटीएफ से सस्पेंड सिपाही आलोक सिंह की अकूत संपत्ति की जांच में बड़े खुलासे सामने आए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, बता रहे हमारे संवाददाता राशिद। प्रदेश में कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर नई नई परतें अब खुलने लगी हैं। एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के पास अकूत संपत्ति जो पाई गई थी, उसका जब ब्यौरा जांचा गया तो कहीं ना कहीं पाया गया है कि सुल्तानपुर में, जो सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ में उसकी एक कोठी जो है करोड़ों की है। उस कोठी के बारे में जब जानकारी पाई गई तो पता चला कि हाउसिंग लोन भी नहीं लिया, लोन ना लेने के बाद में भी करोड़ों की कोठी बनाई गई, तमाम तरह की उसके वहाँ पे गाड़ियाँ मिली, लग्जरियस लाइफ जी रहा था। लेकिन जिस तरह से जांच आगे चल रही थी, जांच में पाया गया कि आलोक सिंह लगातार कहीं ना कहीं पूरे मामले में लिप्त था। अब जेल में आलोक सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, मेरठ हो, तमाम जगह पे आलोक सिंह की संपत्तियों की जांच ईडी कर रही है। अब आलोक सिंह से ईडी पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं जो उसकी कोठी है या लग्जरी गाड़ी है, उसका ब्यौरा भी सामने आएगा। देखिए, कोडिंग कफ सिरप को लेकर नई नई परतें खुल रही हैं। सरकार पूरी तरह से नज़र बनाए, क्योंकि विपक्ष भी इस मामले को लेकर तमाम बार सरकार को घेरने का काम कर चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब भी दिया था। सारे मामले को लेकर जांच अब आगे चल रही है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, कहीं ना कहीं इसमें व्हाइट कॉलर जो है वो भी सामने आ सकते हैं, कहीं ना कहीं माफियाओं का भी नाम इसमें चल रहा है। लेकिन जाँच का विषय है पूरा, जब जाँच होती रहेगी तो आगे नई नई चीज़ें निकल के सामने होगी। अब देखने की बात ये होगी, ईडी जब पूछताछ करती है तो उसमें निकल के क्या आता है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ के गुडब्बा थाना क्षेत्र से है, जहां पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग एक व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिटाई करने वालों को बीजेपी नेता चेतन बिष्ट और केपी सिंह बताया जा रहा है, जबकि पीड़ित रिटायर्ड सेना अधिकारी पूरन सिंह है। फिलहाल पिटाई के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आज लखनऊ में वकीलों की एक टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करीब 4,000 करोड़ रुपए के कागजी साम्राज्य का सनसनीखेज खुलासा किया है। एडवोकेट विवेक राय, सजीत सिंह और हरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि राजेश बोथरा और फ्रोस्ट ग्रुप ने बिना किसी वास्तविक कारोबार के फर्जी दस्तावेजों के जरिए देश के 14 सरकारी बैंकों से भारी भरकम लोन हासिल किया। वकीलों के मुताबिक 36 शेल कंपनियों और दुबई के फ्लैटों के जरिए रकम को विदेश भेजकर दोबारा सफ़ेद किया गया। उन्होंने ईडी की निष्क्रियता और सीबीआई की सुस्त जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी रही कि लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेश बोथरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया है। कि प्रेस वार्ता हम लोगों को संज्ञान में आया था कि बैंकों से लोन लेकर के पब्लिक मनी का मिसयूज किया जा रहा था। जब हम लोगों को इस बारे में जानकारी मिली तो हम लोगों ने इस मामले का रिप्रेजेंटेशंस सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को लिखा। ईडी को भी हम लोगों ने लिखा और सीबीआई के डायरेक्टर्स और सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम टैक्स पेयर्स का पैसा मिसयूज किया जा रहा है और राजेश बोथरा और इनके साथ के लोगों के द्वारा एलसी ट्रेड के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक्स में जमा करके बिना किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ये लोन लेते थे और उस लोन अमाउंट्स का मिस अप्रोप्रिएट करते थे, वो बाद में चुकाते नहीं थे। इस संबंध में कई एफआईआर्स इनके अगेंस्ट हुई डिफरेंट एरियाज में। चंडीगढ़ में एफआईआर हुआ है, कानपुर में, लखनऊ में कई केसेस दर्ज हुए हैं जो चल रहे हैं। और जब ये मामला हम लोगों के नॉलेज में आया था तो रिप्रेजेंटेशंस दिए गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक पीआईएल फाइल किया गया था। एक तानिया वाली एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर हैं, पब्लिक स्पिरिटेड काम करती हैं, उनके तरफ से एक पीआईएल फाइल किया गया था जिसमें मेरे बड़े भाई सजीत सिंह जी आर्ग्यू किए थे, मैं ब्रीफ कर रहा था। और उस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीआई को डायरेक्ट किया कि जो चार्जशीट्स
ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं राजेश बोथरा की इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के रिस्पेक्ट में, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? इस पे सीरियस नोट लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को डायरेक्ट किया गया था कि अक्यूज्ड को प्रोड्यूस कराया जाए वहाँ पे और इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रायल प्रोसीड हो। खबर पीलीभीत से है, जहां केजीएमयू में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव के मामले में 50,000 के इनामी आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज हो गई है। फरार चल रहे डॉक्टर रमीज के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत के न्यूरिया क्षेत्र स्थित उसकी प्रेतक संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में भी डॉक्टर रमीज मलिक के आवास पर कुर्की नोटिस लगाया गया है। मामले में विशाखा कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट केजीएमयू के कुलपति को सौंप दी है, जिसमें रमीज मलिक को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित बताया गया है। रिपोर्ट के आधार पर रमीज का एमडी पैथोलॉजी में लिया गया दाखिला भी रद्द किए जाने की प्रक्रिया में है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में चल रही है? महिला डॉक्टर से दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया था और अब आरोपी डॉक्टर के मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसे कि आपको बताते हैं केजी उनका रजमुद्दीन जो फरार चल रहा है, 50,000 का इनामी बदमाश है, जो लखनऊ की स्पेशल टीम पीलीभीत में भी पहुंची है, जहां पर इसकी प्रॉपर्टी पाई गई। हर जगह जो लखनऊ की स्पेशल टीम है वो हर जगह जहां रमजुद्दीन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, हर जगह छापे मारने की कोशिश कर रही है और खंगाल रही है इसके क्या क्या एंगल है, क्या क्या इसकी कहाँ प्रॉपर्टी है। ये जिसको चलते पीलीभीत में इसकी न्यूरिया थाना क्षेत्र हुसैनपुर मोहल्ला मोहम्मद खां यार में इसका एक 30 साल पुराना पुश्तैनी मकान था, जिसमें इसके दादाजी रहते थे और इसके दादाजी ने किसी को दान दे दिया। ऐसे ही लखनऊ की टीम को जानकारी लगने के बाद में पीलीभीत में पहुंची, जिसके बाद में जांच पड़ताल करने के बाद में पता चला कि इसकी जो इसको पुश्तैनी मकान था वो न्यूरिया हुसैनपुर मोहल्ला मोहम्मद यार खां में है। तो वहां पर पुलिस ने जाकर के नोटिस चस्पा किया है, जो कुर्की कर दी है। और इससे पूर्व 30 साल पहले से ही इसके दादाजी इसे किसी को दान करके खटीमा चले गए थे। खटीमा इनका एक वहां पर खटीमा भी इनका पुश्तैनी मकान है। ये निवासी खटीमा के भी रहने वाले हैं। लेकिन जो रमीज है, जो इसकी पुलिस तलाश कर रही बराबर, और इसको बराबर तलाश करने के बाद में छानबीन कर रही। 50,000 इनाम भी इसके ऊपर जो है कि लगाया गया है। इसके जैसे कि माता पिता गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन पीलीभीत में अगर बात करें तो पीलीभीत में भी इसकी जमीन और जगह निकलने के बाद में घर पे नोटिस चिपका दिया गया है। जी ठीक है, हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाही जामा मस्जिद मामले की अगली सुनवाई निचली अदालत में 24 फरवरी को होगी। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 24 फरवरी नियत की है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का जो फैसला आना था, आज उसकी तारीख 24 फरवरी लग चुकी है, जो कि आज सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान यहाँ पर प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद था, जिसके बाद में सुनवाई की बात की जाए तो 24 फरवरी के लिए अगली सुनवाई का आदेश जारी कर दिया गया है। हम आपको बताते चला कर बात की जाए जनपद संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को लेकर के जो विवाद चला आ रहा था, इसी को लेकर के याचिका दायर की गई थी। और याचिका दायर करने के बाद में जो बात की जाए तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज उसका फैसला होना था, लेकिन ये नीति अदालत में फैसला रोक दिया गया था। जिस तरीके से आज बात की जाए तो यहाँ पर अदालत ने आज 24 फरवरी की डेट आगे मौजूद कर दी गई है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। लखनऊ के नगर निगम 2 कार्यालय पर मंगलवार को ऐशबाग स्थित संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने समय से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते जोनल कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा और कर्मचारियों ने जल्द भुगतान की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से वेतन में देरी हो रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है। दालमंडी की सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा किया जाना है, जिसके तहत कुल 187 मकानों को ध्वस्त किया जाना प्रस्तावित हुआ है। प्रशासन की ओर से अब तक 20 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। करीब 120 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। खबर मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 3 दिन पहले गैरेज संचालक पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच में गैरेज संचालक शशांक को ही गिरफ्तार किया है और हमले में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की है। पता चला कि शशांक ने 10 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में खुद ही अपनी वैगनार कार पर फायरिंग कर मामले को दूसरे पक्ष पर थोपने की कोशिश की। जांच में आरोपी मनोज, सचित और मनीष को क्लीन चिट दी गई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और जांच से शशांक के आरोप झूठे पाए गए हैं। शाम को थाना प्रतापपुर पुलिस को एक वैगनार गाड़ी के ऊपर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही सीओ ब्रह्मपुरी द्वारा पुलिस बल लेकर मौके पर गया था और उच्च अधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था और घटनास्थल पर देखा गया कि वैगनार के ऊपर 5 राउंड के फायर हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट थे शशांक, इनके द्वारा कंप्लेन दी गई थी कि जब रास्ते से जा रहे थे और इनके ऊपर 3 लोगों ने, जो इन्होंने नामजद तहरीर दी थी, मनीष, मनोज और संचित, इन 3 लोगों ने फायरिंग की है। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। संबंधित धाराओं में सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में 3 टीमें लगाई गई थी और आज इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया था तो गाड़ी के पीछे की रिक्शा चालक और 1-2 लोग आते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने उनको ट्रेस किया था और जब उनसे पूछताछ की गई तो पाया गया कि वो गाड़ी उन्होंने जैसा बताया था कंप्लेनेंट ने, गाड़ी चलती हुई गाड़ी पे फायरिंग की थी। पर उनको लोगों ने बताया कि गाड़ी में रुकी हुई थी गाड़ी और इससे संदेह पैदा हुआ था। इसके बाद इनके जो जानने वाले थे उनसे भी बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया था कंप्लेनेंट द्वारा कुछ दिन पहले पिस्टल की डिमांड की गई थी, पिस्टल ढूंढ रहे थे। जब इस सूचना के आधार पे जो कंप्लेनेंट है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। खबर हमीरपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक के पीछे से टकरा गई। घटना में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नाजुक हालत की वजह से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुमेरपुर थाना इलाके के इंगोहटा पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला है। खबर अमेठी के रामगंज से है, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों की महिलाएं आमने सामने आ गई। मामूली विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों की महिलाएं जमकर आपस में लात घूंसे चलाने लगी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें हिंसक झड़प का पूरा दृश्य देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर एटा से है, जहां जलेसर के गांव नंगला गोदी में तहसीलदार संदीप सिंह, राजस्व टीम और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पैमाइश कराने गई राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए। तहसीलदार की गाड़ी रोककर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमले में गाड़ी का शीशा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। दूसरे पक्ष गीतम सिंह ने भूमाफियाओं पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं से पुलिस बर्बरता का गंभीर आरोप लगाया है। राजस्व टीम की तहरीर पर कोतवाली जलेसर टीम ने 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
खबर वाराणसी से है, जहां कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतलहर के साथ ही कोहरे की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे की वजह से सफ़ेद चादर में बनारस लिपटा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 है, जिसके कारण गाड़ियों की स्पीड भी थमी हुई है और हेडलाइट के सहारे गाड़ियां चलाने पर लोग मजबूर हैं। काफ़ी ठंड पड़ गई है, इसके बचाव हम लोग गरम कपड़े जितने भी हो सकते हैं अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। घर से निकल रहे हैं तो जितना भी हो सके, घर बाइक से निकल रहे हैं तो पार्किंग लाइट चालू करके ही निकल रहे हैं और स्लो जितना भी हो सके जितना जल्दी काम करके घर पे ही आ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतना ठंड पड़ रही है कि पास खड़े वाला व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है और इतना कोहरा ज़बरदस्त है कि पूछिए मत, और इतनी तगड़ी है कि गाड़ियाँ भी नहीं चल पा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।